राइट दिस डाउन। चल, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन केमिकल प्रोसेस। फिर उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना सीखा था। पॉइंट नंबर 2 ये रहा, ऊपर देखो। Equilibrium is defined as the state or the time in a reversible reaction when the measurable properties of the system, that is measurable properties, कुछ properties मैंने लिखी हैं, they become constant। हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 देखो, डेफिनेशन 1 मार्क का ही है, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स में उसको डिफाइन करके आना है ताकि एक भी मार्क वहां पर डिडक्ट ना हो। What is chemical equilibrium? Equilibrium achieved in a chemical process. Equilibrium is defined as the state or the time at which the measurable properties become constant. And what is further chemical equilibrium? It is the equilibrium at which the time at which the rate of forward direction becomes equal to the rate of backward direction। तीनों चीजें डिफाइन करनी है, तीनों चीजें, तीनों पॉइंट आपको डालने हैं। जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोलूं वहां पर तो 100% मार्क कर लेना। याद है कि नहीं? सर का हैशटैग याद है कि नहीं? हैशटैग IMP_मंजोत याद है? तो जहां हैशटैग लग जाए वहां तो भाई कुछ भी बिना सोचे समझे उसको लिख ही देना है कि भाई ये तो हमें करना ही करना है। परफेक्ट है, 100% गुड। चल, तो तीनों पॉइंट कवर करने हैं। अब ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हम विद वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स। थोड़ी देर में आपके स्क्रीन के ऊपर फिगर्स आने वाले हैं, बट उससे पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। बाय टेकिंग अ जनरल रिएक्शन A plus B is going to AB। करेक्ट? क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका टेस्टिंग है। अब मैंने बोला एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने इसका लिया है 100%, तो ऑब्वियसली ये होगा 0%। एट टाइम t इज इक्वल्स टू t1 पे ये हो चुका है 70% और ये हो गया है 30%। करेक्ट? एट टाइम t इज इक्वल्स टू t2 पे ये हो चुका है 50%, ये भी हो चुका है 50%। एंड फाइनली एट टाइम t इज इक्वल्स टू t3 पे ये हो गया है 30%, ये हो गया है 70%। My question to you people is, out of these 3 times A, B, C, equilibrium point कौन सा है? What is the equilibrium point? गपशप बॉक्स इज ओपन फॉर यू। A, B, C करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं। What is the equilibrium point? B, 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 सब लोग B, B, एक ने C बोला है। आई गेस A और C ऐसा भी लिखा है किसी ने, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर B बोल रहे हैं, कुछ लोग C बोल रहे हैं, तो B और C में कंफ्यूजन चल रहा है, B और C में कंफ्यूजन चल रहा है। दृष्टि ठक्कर है, दृष्टि ठक्कर है जिन्होंने कुछ अलग ही आंसर दिया है। उन्होंने तो बोला है सर ऑल थ्री। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो भाई बता देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। देखो सबसे पहली चीज देखो, ये हमेशा एवरी ईयर आई टेक दिस एग्जांपल आफ्टर टीचिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम, आफ्टर टीचिंग इक्विलिब्रियम एंड क्या होता है पता है? मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स 100% रॉन्ग आंसर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पर देखो, इक्विलिब्रियम का क्या होता है? जहां पर कंसंट्रेशन, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कहीं पे भी हमने ऐसा बोला है इक्वल हो जाए? नहीं, कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं बोला। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बी इज द आंसर? कैसे बोल दिया? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 50-50% पे इक्विलिब्रियम आए। इक्विलिब्रियम तो 70-30 पे भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम तो 30-70 पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो अगर मैं आपको एक डी ऑप्शन देता, ऑल ऑफ अबव, तो आपका आंसर ये रहता, आपका आंसर ये रहता कि सर किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं इतना सा ट्विस्ट कर देता दैट फॉर अ रिएक्शन A plus B going to AB, 3 experiments are done and at time t is equals to t3,
after time t is equals to t3 the concentration becomes constant, the concentration becomes constant. तब आपका आंसर रहता सर C इज द पॉइंट जहां आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। करेक्ट है? सब लोग हैं क्लास के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो जब तक डिफाइंड नहीं है कि भाई कहां कांस्टेंट हुआ है, तब तक यू विल से कि सर नॉट डिफाइंड। यहां पर आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। और सर अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो तो सर ऑल ऑफ द अबव, कोई भी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है सर, एनीवेयर द इक्विलिब्रियम कैन कम। और उसी के लिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चा, उसी के लिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कब और कहां आएगा, कौन से कंसंट्रेशन पे आएगा, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। वही तो आज का लेक्चर होने वाला है, जहां हम इक्विलिब्रियम को क्वांटिफाई करना सीखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे और उस फॉर्मूला से एक गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओए हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं सबको? सब लोग हैं क्लास के अंदर? सब लोग हैं क्लास के अंदर? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? तो आपके लिए आपकी एनसीईआरटी के 2 फिगर्स मैंने यहां लिए हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में होगा ही नहीं। वो तो खाली फिगर दे देते हैं और बोलते हैं कि खुद गैस कर लो क्या है ये, है ना? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको फिगर दिखाएंगे भी और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, कोई भी जिसको पता हो कि इस रिएक्शन के अंदर, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी गोइंग टू ए बी, इस रिएक्शन के अंदर ए और बी क्या है? व्हाट आर ए एंड बी? एंड व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? यस यस, वेदांत त्रिवेदी बताइए, ए एंड बी क्या है? व्हाट आर ए एंड बी? Sir, A and B is reactants and AB is product. अच्छा वेदांत, स्टे अनम्यूट, स्टे अनम्यूट। मैं अगर यहां पर एक स्टेटमेंट बोलूं, मुझे बताना क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ड्यूरिंग द रिएक्शन इज हैपनिंग, the concentration of the reactants decreases and the concentration of the products increases with time. सही है। सही है? Perfect. Do you agree with me? Do you all agree with वेदांत? वेदांत के आंसर के साथ एग्री करते हो? वेदांत के आंसर के साथ एग्री करते हो that for any general reaction रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। दैट्स ट्रू, 100% ट्रू स्टेटमेंट। रिएक्टेंट्स हमेशा डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट्स हमेशा इंक्रीज होंगे। करेक्ट? लेकिन हमेशा रिएक्टेंट्स इन्हीं को ही बोलेंगे, प्रोडक्ट इन्हीं को ही बोलेंगे? यस। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन, the left side of the arrow is always reactant and the right side is always product. करेक्ट? लेकिन यहां बच्चे, यहां देखना, अभी तक हमने सिंगल एरो वाले रिएक्शंस देखे थे सर, अभी तो हम डबल एरो वाले देख रहे हैं जहां रिवर्सिबिलिटी है ना? तो उस केस में ध्यान देना, उस केस में भी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को देख रहे हो, इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है? कोई भी दिक्कत किसी को यहां पर? 100% श्योर है आप? 100%? ये एकदम क्लियर रखना, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। पक्का? अब मेरी स्टेटमेंट के साथ वेदांत ने आंसर दिया सर ट्रू है, और उसी के बेसिस पे देखो मैं यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर लेके आ रहा हूं, और वो फिगर है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो फिगर है ये आपके सामने, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसी के पैरेलल में मैं दूसरा फिगर भी ले आता हूं। दोनों फिगर्स में क्या वेरिएशन है वो देखो, पहले ध्यान से समझो। This is the figure of rate of reaction versus time.
and this is the graph of concentration versus time. अब ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ध्यान से समझना. I'm just blacking out the screen over it. इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम बोलता है that at equilibrium point the rate of forward direction becomes equals to rate of backward. मतलब क्या? मतलब ये कि ये मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, और सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है, जो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है जो धीरे धीरे इंक्रीज होगा. जिस पॉइंट पे ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ जब मैं देख रहा हूं, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स इक्वल हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट. रेट का इक्वल होना कंडीशन है इक्विलिब्रियम का. अगर रेट इक्वल नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है. करेक्ट है? तो इसी पॉइंट को उठा के ना आपके एमसीक्यू, आपके वन मार्कर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. कैसे बनते हैं थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, और आप ही से पूछूंगा. मैं आपको कुछ ग्राफ्स दूंगा और आप ही से पूछूंगा कि बताओ कौन सा सही ग्राफ है. ठीक है, चलो यहां देखो, यहां ध्यान रखना, ध्यान रखना. अब दूसरा ग्राफ आप देख पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहां पर मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है. इनिशियली मैंने 100% लिया और इनिशियली ये 0% था. मैं बोलता हूं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसका इक्विलिब्रियम आता है जब ये 70% है और ये 30% है. ध्यान से ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो इनिशियली ये कुछ 100% यहां पर था, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और प्रोडक्ट तो 0 पे था, वो तो ये रहा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, राइट, P. धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, बढ़ते 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 कहां तक बढ़ा? 30% तक बढ़ा. कहां तक बढ़ा? 30% तक बढ़ा. और ये घटते 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 कहां तक आया? 70% तक आया. कहां तक आया बच्चे? 70. और उस पॉइंट के बाद कितने भी टाइम तक आप देखो तो इनका कंसंट्रेशन क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है. क्या रह रहा है मेरे बच्चे? कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? परफेक्ट है. ऑल ऑफ यू, आर यू क्लियर विद दिस? 100%. तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1 थी. कंडीशन नंबर 2, मैं बोलता हूं कि इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जब ये 30 और ये 70 है. जब ये 30 है और ये 70 है, तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान से देखना. इस बार ग्राफ कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ये रहा मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये रहा मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. धीरे 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 ये बढ़ा, धीरे 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 ये घटा, बढ़ के घट के ये दोनों मर्ज भी हुए. कहां पर मर्ज हुए? जब दोनों का 50-50% हुआ. जब दोनों का 50-50% हुआ. लेकिन वहां पर रुका नहीं, वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आया ही नहीं. वहां पर क्या हुआ? और भी रिएक्टेंट जो है और भी घटता गया. घटते 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 कहां तक घटा? जब तक 30% नहीं हो गया. अब 30% के बाद ये हो गया कांस्टेंट. करेक्ट. और प्रोडक्ट बढ़ते 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 कहां तक बढ़ा? जब तक ये 70% नहीं हो गया. और उसके बाद हुआ ये क्या मेरे बच्चे? कांस्टेंट. तो इस पॉइंट को अब मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पर देखो कांस्टेंसी यहां नहीं आई है. कांस्टेंसी तो ये वाले पॉइंट पे आई है भाई. तो कंसंट्रेशन जहां कांस्टेंट हो जाए वहां हम बोलेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया है. लेकिन रेट जहां इक्वल हो जाए वहां हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है. नाउ आई गो बैक टू माय स्लाइड ओवर हियर एंड नाउ यू चेक द ग्राफ्स आउट. नाउ यू चेक द ग्राफ आउट. रेट वर्सेस टाइम में आप देख रहे हो कि दोनों ग्राफ्स जो हैं वो एक जगह पे जाके मर्ज हो रहे हैं. उस पॉइंट को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट के बाद जो भी स्टेट होगा मेरे रिएक्शन का उसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम स्टेट. Whereas in second graph, that is concentration versus time, the equilibrium state is achieved when the constancy
in the concentrations or constancy in the measurable properties is seen, उस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा. Is everybody there with me? क्लियर है? सबको क्लियर है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ये जब तक क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप बाय गॉड इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, you are going to pile up equilibrium on yourself. Yes, Hriday, what's your doubt? बताइए. सर रेट ऑफ रिएक्शन वाला ग्राफ समझ में. हाँ बच्चे, सिंपल सा बात है. इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है मुझे बताओ. जहां पर जिस रेट से ए बी दे रहा है उसी रेट से बी ए देना शुरू कर दे. रेट ऑफ फॉरवर्ड है ना ये. ए गोइंग टू बी इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने वाला प्रोसेस, और बी से ए जाने वाला रेट ऑफ बैकवर्ड फॉर अ गिवन रिएक्शन, राइट. अब धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है. टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे इसका रेट जो है वो डिक्रीज होगा और इसका रेट जो है वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे, राइट. सो दिस वाज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस वाज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. 0 से स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये दोनों इक्वल हो गए. जिस पॉइंट पे वो इक्वल हुए वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस रिएक्शन का. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं वापस से लेता हूं इस चीज को, आपके डाउट को 100% क्लियर कर देता हूं. देखो, मैं बोलता हूं मेरे पास एक रिएक्शन है, अगेन ए गोइंग टू बी. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगा. दोनों इक्वल हुए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दोनों इक्वल भी हुए रेट वर्सेस टाइम. लेकिन इस इक्वालिटी के बाद भी फॉरवर्ड वाला जो है वो और डिक्रीज होता जा रहा है और बैकवर्ड वाला जो है वो और इंक्रीज होता जा रहा है. तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिनोट कर रहा है? क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम स्टेट डिनोट कर रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड कभी भी इक्वल नहीं हुए. दे आर ऑलवेज अनइक्वल ड्यूरिंग द रिएक्शन इज हैपनिंग. गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा ग्राफ जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसा रिएक्शन जहां पर ये दोनों इक्वल होते ही नहीं है, वो रिएक्शंस आपके कैसे हो जाते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शंस हो जाते हैं, व्हिच गो टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन. ऑलमोस्ट कंप्लीशन मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 96% मिल जाएगा और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट 4% बचेगा. नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट बचेगा. हृदय, am I able to clear your doubt now? Yes, give me a thumbs up. Good, बहुत बढ़िया. चलो, lower down your hand then. Yes, Hriday, your point is perfectly right. Rate of formation, rate of decomposition, वो सब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में. केमिकल काइनेटिक्स में आने वाला है, वहां पर हम रेट को भी डिफाइन करेंगे. बट अभी के लिए जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर बेसिक्स ओवर हियर. ठीक है? क्लियर है? 100%. चलो, बहुत बढ़िया. तो भाई ये दो ग्राफ्स नोट डाउन कर लो. रेट वर्सेस टाइम, इक्वालिटी आनी चाहिए. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जरूरी नहीं है इक्वल हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है इक्वल होना. वहां क्या जरूरी है? कॉन्स्टेंसी जरूरी है. क्या जरूरी है मेरे बच्चे? कॉन्स्टेंसी. और इसी के बेसिस पे इतने खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं. द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम दिस मच पार्ट. एमसीक्यू, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस बन जाएंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बन जाएंगे. राइट? सो इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, तो अब जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमें समझ भी आ गया है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो अब टाइम आ गया है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएं विद वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम दो तरीके का, फिजिकल एंड केमिकल. केमिकल के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. अब बाय गॉड,
प्लीज मेरे को मत पूछ लेना कि सर होमोजीनियस क्या होता है, हीट्रोजीनियस क्या होता है। मंजोत सर आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा चुके हैं, होमो वर्ड अगर कहीं पे भी लग जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेम, हीट्रो वर्ड अगर कहीं पे भी आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डिफरेंट। और जीनस का मतलब, जीनस का मतलब होता है फेज, स्टेट, फेज। जीनस का मतलब क्या होता है? फेज। तो आई थिंक मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। द केमिकल इक्विलिब्रियम, द chemical equilibrium in which all the species in the reaction, all the species in the reaction at equilibrium are in same phase, are in same phase। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं होमोजीनियस। सर एग्जांपल दे दो सर, फटाफट से एग्जांपल दे दो। चलो एग्जांपल देते हैं। मेरा फेवरेट रिएक्शन N2 प्लस H2। N2 क्या है? गैस। H2 क्या है? गैस। कोई बता सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं जितने भी पब्लिक यूरिनल के बाजू में से निकलते हो ना, इसकी स्मेल आती है, मस्त वाली स्मेल आती है अपने को, है ना। ओ वेरी नाइस, यस ईशानी, प्रीत, सुपर, वेदांत, वेरी नाइस वर्तिका। सर ये सिंपली NH3 बनाता है सर, इसको हम अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया भी एक गैस है और भाई साहब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहीं पे भी अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उसमें क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखो कि आप जो 10th स्टैंडर्ड तक ये N2 के नीचे लिखे हुए छोटे से कैरेक्टर को नजरअंदाज करते आए हैं, आप इसको स्किप करते आए हैं, यही कैरेक्टर 11th स्टैंडर्ड में आपको स्लीपलेस नाइट्स देने वाला है। क्या देने वाला है? स्लीपलेस नाइट्स। क्लियर? इस ये जो होता है ना छोटा सा बच्चू होता है ना जो नीचे रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ दैट स्पीशी इन दैट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ दैट स्पीशी इन दैट रिएक्शन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है? आई वुड लव टू हेयर आंसर कि एक रिएक्शन के अंदर कितने स्टेट्स पॉसिबल है, एक गिवन स्पीशीज के कितने स्टेट पॉसिबल है एक रिएक्शन के अंदर। लिसन टू माय क्वेश्चन वेरी केयरफुल। एक रिएक्शन के अंदर कितने स्टेट्स पॉसिबल हैं? ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है। अगर तो समझ जाओगे तो पता चल जाएगा। वेदांत वेरी नाइस, आपने आंसर दिया। आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, बट आपने आंसर दिया है। गुड देव, बहुत बढ़िया। चलो प्रांजलि से पूछते हैं। प्रांजलि प्रजापति, कैन यू हेल्प मी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी नाइस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। है कि नहीं? है कि नहीं प्रांजलि? बस अब यही चीज समझ लो जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन क्या किया देखो, ट्रिक क्वेश्चन, यही तो ट्रिक था। मैंने पूछा एक रिएक्शन के अंदर कितने स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो एक रिएक्शन के अंदर एक चौथा स्टेट भी आता है जिसको हम एक्वस स्टेट बोलते हैं। जब आप किसी स्पीशी को पानी में डिसॉल्व करके रिएक्ट करते हो तो हम बोलते हैं वो अपने एक्वस फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल, मैं पता है मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि बुकिश मत बनो, अपने अराउंड साइंस को देखो यार, बहुत खूबसूरत हो जाएगी साइंस आपके लिए। सोडियम क्लोराइड देखा है कि नहीं? घर पे देखा है ना सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। अच्छा, उसको कभी हाथ में लिया ही होगा, ऑब्वियसली लिया ही होगा। कभी देखा है आपने हाथ में ऐसे अगर आप रगड़ते हो तो आपके हाथ छिल सकते हैं उससे। इट्स सॉलिड फॉर्म, इट्स इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन उसी NaCl को जब आप पानी में डाल देते हो तो वो बन जाता है एक्वस NaCl। क्या बन जाता है मेरे बच्चे? एक्वस NaCl। बस यही छोटा सा डिफरेंस। जब आप किसी भी प्राणी को, किसी भी सब्सटेंस को, when you dissolve it in water, it becomes aqueous form. So this is very important form in the world of science, in the world of chemistry.
एक्वस फॉर्म आपको बहुत हॉन्ट करेगा, बहुत मजे दिलाएगा आपको, ठीक है। तो ये 3 स्टेट जो मैटर की स्टेट्स हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं अगर पूछता हूं मैटर की कितनी स्टेट्स पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, करेक्ट। हाँ, उसके बाद 2 और हैं ऑब्वियसली, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन, बट कमर्शियल लेवल पे मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, करेक्ट है। और उसी के अंदर एक स्टेट और ऐड कर लो, क्योंकि सॉल्यूशंस जो है हमारे वो भी तो मैटर है यार, तो मैटर के अंदर भी एक्वस स्टेट आ गया। तो ट्रिक क्वेश्चन है भाई, रिएक्शंस लो या मैटर लो, एक्वस स्टेट जो है वो मैटर का भी है और आपके केमिकल रिएक्शन का भी है। इज दैट क्लियर भाई? सबको क्लियर है? जिसको डाउट्स नहीं है प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स, बिकॉज आई गेट कंफ्यूज्ड। अपने हाथों को ध्यान में रखो, नहीं तो मुझे गब्बर बनना पड़ेगा। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। इज दैट क्लियर? लिक्विड एक्वस में डिफरेंस, अरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा तुमने। लिक्विड एक्वस में डिफरेंस सिंपली इतना होता है, जब मैं लिखूं H2O, जब मैं लिखूं H2O तो ये एक प्योर लिक्विड है। अगर मैं इसके नीचे L लिख रहा हूं ना तो ये प्योर वाटर है, लेकिन अगर इसी के नीचे लिखता हूं H2O एक्वस, ऐसा कुछ लिखा मैंने, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई पानी के अंदर मैंने कुछ डिसॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसको बेटर करता हूं, इसको बेटर करता हूं, पानी के साथ ही एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया मैंने। रुको, अल्कोहल नाम सुना है? अल्कोहल सुना है ना? 10th स्टैंडर्ड में फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए हो। अल्कोहल क्या होता है? जब आप CH3 के साथ OH लगा दो, है ना? अब ये CH3OH जब प्योर फॉर्म में पड़ा है एक बॉटल के अंदर, तो मैं इसके नीचे स्टेट डालूंगा L, प्योर लिक्विड है वो, राइट। लेकिन इसी CH3OH को जब मैंने पानी में डाला, तो अब मेरे पास CH3OH प्लस वाटर के अंदर है, तो अब ये CH3OH एक्वस हो जाएगा। भाई क्लियर है? जिसने ये डाउट पूछा है चैट बॉक्स के अंदर गिव मी ए यस और नो, राइट। और कोई इससे एडवांस डाउट है, वेट आफ्टर द लेक्चर वी विल टेक इट, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो भाई होमोजेनियस का एग्जांपल मैंने दिया, जहां N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NH3 गैस। ऐसे ही मैं हीट्रोजीनियस का भी एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे ही मैं हीट्रोजीनियस का भी एग्जांपल दे देता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, अरे ये तो सुना है सर, कंपाउंड सुना हुआ है हमने, कैल्शियम कार्बोनेट सर सॉलिड फॉर्म में होता है। सर हमें ये भी याद है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है कि नहीं? और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन CO2 तो कैसे फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो अब भाई साहब, जब आप इसको एक क्लोज कंटेनर में कर रहे हो ना, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। रिवर्सिबल है मतलब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? हीट्रोजीनियस होगा। कैसा होगा मेरे बच्चे? हीट्रोजीनियस होगा। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, परफेक्ट है, ओके। द सेम पर्सन हैज सेड कि सर स्टेट ऑफ एक्वस एंड लिक्विड, यस वो लिक्विड ही है, दे आर नोन एज लिक्विड्स, बट प्योर लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे वो मैंने आपको दिया। प्योर लिक्विड और डिफरेंस एक्वस के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको दिया, करेक्ट है? ओके चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और मजे दिलाएं। हाँ, हीट्रोजीनियस क्या होता है मैं ऐसे बता देता हूं। हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम in which the state of each of the species is not same. The state of the species are not same, they are different, right? जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, सिंपल सा एग्जांपल लिया, और ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है भाई, 1 मार्कर। एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है कि हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो आपको देखना क्या है? आपको रिएक्शन थोड़ी देखना है, आपको तो उसके नीचे की ये छोटी छोटी चीजें देखनी है, जो 10th तक आपको बकवास लगती थी, लेकिन 11th में यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, है कि नहीं? और इन्हीं के बेसिस पे हम खेलने वाले हैं इक्विलिब्रियम में, इन्हीं के बेसिस पे हम खेलने वाले हैं। इज दैट परफेक्टली ओके? आर यू श्योर विद दिस? 100%? गिव मी अ थम्स अप। चलो थंडरिंग थम्स अप दे दीजिए। वेदांत त्रिवेदी बताइए मुझे क्या डाउट है आपका। सर तो सारे लिक्विड एक्वेस ही हुए ना, क्योंकि उसमें पानी में ही सब डिसॉल्व होंगे।
हाँ, सारे लिक्विड्स एक्वस नहीं हुए बच्चे, सारे लिक्विड्स एक्वस नहीं हुए। मतलब जितने भी है मोस्टली वो तो सब एक्वेस ही हुए ना, सिवाय नहीं, पानी खुद। स्टेटमेंट, साइंटिफिक स्टूडेंट हो आप ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि सर मोस्टली सारे लिक्विड्स तो एक्वस ही हुए ना, नहीं हुए, बिकॉज सारे लिक्विड्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, सारे लिक्विड्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना। ऑयल करके एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बेंजीन इज अ लिक्विड, उसको आप पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो प्योर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा पानी के अंदर भी, राइट। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स बिहाइंड दैट, बात करेंगे वो हम जब वो टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है बच्चों को, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है, इट्स द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू अ very very important concept, and that is nothing but the characteristics of equilibrium. ये केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ले सकते हो, बट आपकी टेक्स्ट बुक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम ये रखा है। अब ये पूरी स्लाइड के ऊपर जितने हैशटैग्स हो सकते हैं ना लगा देना, जितने हो सकते हैं, जब तक इंक खत्म ना हो जाए तब तक लगाते ही जाना, बिकॉज ये पूरा का पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, करेक्ट। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन बाय वन समझाएंगे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक को इतना डिटेल कर देंगे कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शायद थोड़ा छोटा होगा, मैं उसको जूम करते जाऊंगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, ध्यान से देखो, इसको जूम किया। Equilibrium can only be attained in reversible reactions carried out in closed container, carried out in closed container. Characteristic number 1 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में आपको जूम आउट करके स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन साथ साथ में लिख सको तो रफली लिखते चलो। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कि भाई इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा और हमेशा क्लोज कंटेनर्स में होगा, ओके। चलो जूम आउट किया। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, इक्विलिब्रियम आने पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक रिएक्शन के अंदर जब ये स्टेट आ जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड हैज बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तक ये नहीं है तब तक इक्विलिब्रियम नहीं है, जब तक ये नहीं है तब तक इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन का अचीव नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, सर ये तो हम पढ़ लिए हैं, सर ये ऑलरेडी हो चुका है। हाँ ये हो चुका है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तक आप पढ़ चुके हो, चौथी, पांचवी और छठी है जो मुझे आपको समझानी है और बड़े अमेजिंग तरीके से समझाएंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 ये भी पढ़ चुके हैं सर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज एट इक्विलिब्रियम, measurable properties of reactants and products become constant and not equal. They become constant and not equal. Please ये पॉइंट जितने एम्फेसिस से मैं पढ़ा रहा हूं उतने एम्फेसिस से लिखना है आपको। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, ये राइट, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम पढ़ लिए। यस यस हृदय, ठीक है, इक्वल हो सकता है बट होगा हमेशा नॉट नेसेसरी। दैट इज व्हाट इज द स्टेटमेंट मीनिंग ओवर हियर, राइट। नॉट नेसेसरी कि इक्वल होगा ही होगा, बिकम कांस्टेंट, दे बिकम कांस्टेंट। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 3, यही तो है अमेजिंग वाला पॉइंट। केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। पॉइंट लिख लो फिर समझाते हैं आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। कहने का तात्पर्य सर, कहने का तात्पर्य, अच्छा यहां से
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, वो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। वो ना बोलेगा इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ऐसा स्टेटमेंट देगा। तो आप बोल रहे सर इसमें क्वेश्चन क्या हुआ? अरे भाई सबर करो, क्वेश्चन ये है कि फुल स्टॉप के बाद वो इतना पावरफुल वर्ड लगाएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, व्हाई, गिव रीजंस। ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं भारी भारी, भारी भरकम, है ना। लेकिन जब ये भारी भरकम वर्ड आते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चे वाह 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 इंग्लिश लिख के आते हैं, सब कुछ लिख डालेंगे, लेकिन जो आंसर देना है वो नहीं दे पाएंगे। तो भाई लिखो, ये आंसर लिखो, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। Equilibrium is dynamic in nature. Justify. If this is the question asked, you will write down that at equilibrium, the rate of forward becomes equals to the rate of backward. पहला पॉइंट ये लिखोगे, पहला पॉइंट ये लिखोगे, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखोगे that at equilibrium this condition, rate of forward becomes equals to rate of backward, tells that reaction has not stopped, but only the rates have become equal. डायनेमिक का मतलब क्या होता है? इन मोशन, वही होता है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। डायनामिक का ऑपोजिट स्टैटिक, डायनामिक का ऑपोजिट स्टैटिक। सो इक्विलिब्रियम is not static equilibrium. Chemical equilibrium या physical equilibrium is not static equilibrium, it is dynamic equilibrium. प्रोसेस देखने वाले को लगता है कि बंद हो गया है, हमें ऐसा लगता है कि भाई N2 plus H2 going to NH3, हमने स्टार्ट किया था 100 ग्राम से 0 ग्राम, 70 ग्राम्स और 30 ग्राम्स आने के बाद ना ही इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ना ही इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो देखने वाले को क्या लगेगा? देखने वाले को लगेगा रिएक्शन रुक गया है। क्या लगेगा? रिएक्शन रुक गया है। बट जब हम इसी को माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जिस रेट से ये दोनों कंबाइन होके NH3 दे रहे हैं, उसी रेट से NH3 जो है वो टूट के N2 और H2 दे रहा है। उसी रेट से N2 और H2 NH3 जो है वो टूट के N2 और H2 दे रहा है। कहने का मतलब कि अगर ये 70 से 69 ग्राम्स हुआ, ध्यान से देखना, ये 70 से 69 ग्राम्स हुआ तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 31 ग्राम्स होगा। मतलब यहां से -1 ग्राम हुआ, यहां पर +1 ग्राम हुआ, है ना। और उसी टाइम पे ये बंदा जो है वो अपने में से 1 ग्राम माइनस करेगा और इधर 1 ग्राम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, 1 ग्राम एडिशन 1 ग्राम सब्ट्रैक्शन, ये इक्वल रेट पे होना शुरू हो जाता है। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि अरे यार रिएक्शन तो रुक गया है, तो वो क्या करेगा? कंटेनर को खोल देगा, और जैसे ही खोलेगा उसको पता चलेगा कि अरे बाप रे, मैंने तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। दिस इज योर नेक्स्ट क्लास टॉपिक, जहां हम इक्विलिब्रियम को तो स्टडी कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा वो भी हमने सीख लिया। लेकिन अब अगर मुझे 70 को 100% तक लेके जाना है, 70-30 को अगर मुझे 100 ग्राम्स तक लेके जाना है, प्रोडक्ट मुझे पूरा का पूरा चाहिए, तो मैं इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिस्टर्ब करूं कि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मुझे मिले। धीरे धीरे इसको डिटेल करेंगे। सब लोग हैं मेरे साथ? एज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? प्लीज, मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 8 साल के करियर में, इन माय पास्ट 8 years of my career, if I shortlist the good schools in Ahmedabad, you talk about CBSE level और गुजरात बोर्ड लेवल, एनी लेवल, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं ना, उनके या तो मिड टर्म एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में 8 के 8 साल में ये क्वेश्चन आया है। इतना इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, जस्टिफाई या गिव रीजंस, या व्हाई इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, समथिंग लाइक दैट।
इससे ज्यादा और कुछ ट्विस्ट नहीं कर पाएगा वो लैंग्वेज में। इज दैट ओके? बढ़िया, चलो तो स्क्रीन को क्लियर किया जाए। चलो लेट्स गो एट पॉइंट नंबर 5। ओए होए, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। कैटलिस्ट does not affect the position of equilibrium. Catalyst does not affect the position of equilibrium. किसी में भी ताकत है कैटलिस्ट को डिफाइन करने की, कर दो। What is a catalyst? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैटलिस्ट हमें पता है सर, वी नो व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कौन बता सकता है? फटाफट फटाफट फटाफट, बस 4 5 6 बच्चे। मुझे तो लग रहा था सभी के सभी हैंड रेस करेंगे यहाँ पर। आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल ऑफ देम विल बी रेजिंग द हैंड, है ना? करना तो चाहिए था, कैटलिस्ट तो बचपन से सीख रहे हैं हम। यस, चलो लेट्स आस्क प्रिंस पटेल। प्रिंस पटेल आप हैं क्लास में? हैं प्रिंस पटेल? आर यू देयर? प्रिंस पटेल आर यू देयर? बस देखो ऐसा ही होता है, यू पीपल आर स्विचिंग ऑन द मीटिंग एंड पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। यस सर। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो, कैटलिस्ट क्या होता है? Sir, there are substances which are used to speed up the process. वेरी the नाइस, देयर reaction. आर सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस, बट एक कंडीशन आप मिस कर गए उसके अंदर। Sir, which condition? आप सोचो, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। वेरी नाइस ईशानी भारत, बहुत बढ़िया आपने जो मेरे को उसके अंदर दिया है। यस, वेरी नाइस दृष्टि ठक्कर, बहुत बढ़िया। सिंपल सा, catalyst is a substance which increases the rate of the reaction without taking part in it, without taking part in it, है ना? पढ़ चुके हैं, कैटलिस्ट का मतलब हमें आता है, वी नो दैट, है ना? अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूं। वो बोलता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, लेट्स से जनरल रिएक्शन A + B गोइंग टू AB, ठीक है, 100% से स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम आया जब ये 60 और ये 40 है, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम अचीव हुआ इन द टाइम पीरियड ऑफ 50 मिनट्स। केस नंबर 2, रिएक्शन अभी भी A + B गोइंग टू AB है, लेकिन इस बार उसने कैटलिस्ट ले लिया है X। इसके अंदर स्टार्ट किया था 100% से, वो बोल रहा है कि इसका X इंट्रोड्यूस करने से यहां पर ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू 70-30 या फिर 30-70 या फिर 40-60, ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी भी वही रहेगा जब ये 60% हो और ये 40% हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, इक्विलिब्रियम अचीव करने का जो टाइम है, जो 50 मिनट लग रहा था, उसकी जगह पे ये 25 मिनट्स में हो जाएगा। प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ थंब रूल ओवर हियर कि सर ने हाफ किया है तो टाइम हमेशा हाफ हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और इस एग्जांपल को समझाने के लिए, इसको दिमाग में बिठाने के लिए ना, मैं आपके घर से एग्जांपल उठाऊंगा। सबके घर में आजकल 32, 42, 48, 52 इंच का एलईडी होता है ना? देयर इज एन एलईडी। उस एलईडी के ऊपर ध्यान से देखना मेरे बच्चे, उस एलईडी के ऊपर आप एक रोमांटिक पिक्चर देख रहे हो, और रोमांस सुनते ही अपने दिमाग में तो एक ही हीरो आता है जिसका नाम है शाहरुख खान, है ना? रोमांस सुनते तो हमें वही याद आता है। जस्ट इमेजिन कि आप शाहरुख खान की एक मूवी देख रहे हो जिसमें शाहरुख खान इज ऑन दिस साइड ऑफ द स्क्रीन एंड द अदर साइड इज काजल, ठीक है? उसको लड़की बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा ऐसे हमें डिफरेंशिएट हो। अब ध्यान से देखो, सीन क्या चल रहा है? सीन चल रहा है जब ये दोनों एक दूसरे के तरफ भाग रहे हैं और टीवी के इस पॉइंट पे आके इन दोनों ने हग कर लिया। क्या कर लिया मेरे बच्चे? हग कर लिया। नाउ दिस टोटल सीन हैपेंड इन 10 मिनट्स। लेकिन क्या हुआ ना कि हम वो सीन देखना जो है वो मिस कर गए, या हमें उस सीन के मजे लेने हैं। तो हमने क्या किया, उसको रिवाइंड किया, वापस शाहरुख खान को इसी पोजीशन पे लेके आए, काजल को इसी पोजीशन पे लेके आए, और इस बार हमने रिमोट का फायदा उठाया और 2x स्पीड कर दिया। कितना स्पीड कर दिया? 2x। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे, ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड।
ये जैसे ही आपने 2x स्पीड किया तो आप बेसिकली उस सीन को क्या कर चुके हो, कैटलाइज कर चुके हो, आपने उस सीन का स्पीड बढ़ा दिया है। तो जो स्पीड बढ़ा है क्या सिर्फ शाहरुख खान के लिए बढ़ेगा कि सिर्फ काजल के लिए बढ़ेगा? किसके लिए बढ़ेगा? दोनों के लिए बढ़ेगा सर। 2x जो है वो शाहरुख के लिए भी होगा, काजल के लिए भी होगा, और दोनों मिलेंगे भी इसी पॉइंट पे। लेकिन इस बार ये जो पूरा सीन है, ये पूरा सीन अब कितने मिनट्स में हो जाएगा? 2 ही मिनट में हो जाएगा। या 2x किया है तो चलो रियलिस्टिक हो जाते हैं, 5 मिनट्स में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? तो कैटलिस्ट आने से, कैटलिस्ट क्या करता है? अभी अभी आपने बताया सर, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर जब दो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, तो मेरे बच्चे ये दोनों को अफेक्ट करेगा ना, इक्वली अफेक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वही रहेगा ना, दोनों हग तो उसी पॉइंट पे करेंगे ना। तो बस इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड द क्वेश्चन इज ऐसा क्वेश्चन आता है, कैटलिस्ट डज नॉट affect the position of equilibrium but helps achieve equilibrium faster. Comment on the statement या justify the statement. तो बस जैसे ही आता है मेरे प्यारे बच्चों की इंग्लिश एक्टिवेट हो जाती है ना? मेरे प्यारे बच्चों की इंग्लिश एक्टिवेट हो जाती है, सब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन जो लिखना है वो लिख ही नहीं पाते। तो लिख लो भाई, इस आंसर को लिख लो, दैट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट, the rate of forward and the rate of backward increases simultaneously, hence 3 लाइन का क्वेश्चन था बस, hence catalyst, फिर वो स्टेटमेंट लिख दो जो क्वेश्चन में लिखा है, does not affect the position of equilibrium but helps achieve equilibrium faster. खत्म, your answer is over. That was the keyword, that catalyst affects the rate of forward and rate of backward equally. Yeah, on introduction of catalyst, the rate of forward and rate of backward increases simultaneously. Is that clear? Perfect है, 100%. Give me thumbs up. चलिए फटाफट से thumbs up दीजिए। चलिए वेदांत, what's your doubt? बोलिए। Yes, Vedant. Vedant, doubt. No doubt. Okay. Hriday, doubt. No doubt. यार हाथ नीचे कर लिया करो। निशित पटेल, yes. सर मुझे ये पूछना था कि सर ऑन इंट्रोडक्शन पहले द रेट, अच्छा ओके नहीं सर बरोबर। Okay, good. Dev Mehta, doubt. No sir, no doubt. Okay, great. चलो। Hand down, lower down your hands, please. It's my kind request. Okay, great. चलो, बहुत बढ़िया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक पता चल चुकी है, हम आखिरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड्स। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड्स। ध्यान से सुनना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जहां हमने देखा कि हमारे पास एक गैस है N2O4। ये गैस को अगर थोड़ी देर के लिए आप क्लोज कंटेनर में छोड़ दो ना, तो वो NO2 गैस बनाना शुरू कर देती है। कौन सा गैस बनाना शुरू कर देती है? NO2 गैस। एक्सपेरिमेंट में देखो क्या देखा गया, ये एक कलरलेस गैस है, ये एक कलरलेस गैस है, और ये भाई साहब जो है वो हमारी ब्राउन गैस है। दिस इज अ ब्राउन गैस। तो जब हमने कंटेनर लिया और उसके अंदर हमने N2O4 को रखा थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखा कि सिस्टम का जो कलर है वो कलरलेस से धीरे धीरे ब्राउन कलर की तरफ चलना शुरू हुआ। किसकी तरफ चलना शुरू हुआ? ब्राउन कलर। एंड समवेयर इन बिटवीन, जहां कलर कैसा हो गया? लाइट ब्राउन कलर का हो गया,
तो हमने देखा वो कलर कांस्टेंट हो गया, अब उसके बियॉन्ड कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि N2O4 NO2 तो दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम NO2 भी मिलके हमें N2O4 देना चाह रहे हैं। और जब कलर लाइटिश ब्राउन कलर का हो जाता है तो इस सिस्टम में क्या अचीव हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस बार इक्विलिब्रियम N2O4 की तरफ से आया है, बिकॉज आपने स्टार्ट वहां से किया था, आपने N2O4 से स्टार्ट किया था। तो साइंटिस्ट लोग रुकते थोड़ी है, वो तो रिसर्च करने लगते हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं NO2 गैस से, जहां पर हमारा सिस्टम का कलर इज ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर। तो थोड़े टाइम के बाद देखा कि भाई ये भी N2O4 देना शुरू हुआ। कैसे पता चला, ये ब्राउन कलर धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो गया। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी उन्होंने, नोट देखो क्या किया, धीरे धीरे ये भी लाइट होना शुरू हुआ और एक पॉइंट आया जहां पर कलर चेंज होना बंद हो गया, और यहां का जो कलर था वो एग्जैक्टली सेम कलर था जो फर्स्ट केस में आया था, एग्जैक्टली सेम कलर। और इस बार इक्विलिब्रियम किसकी तरफ से आया है, NO2 की तरफ से आया है, नॉट फ्रॉम N2O4। हमने तो NO2 से स्टार्ट किया था। आर यू गेटिंग? तो एक गिवन रिएक्शन के अंदर आप रिएक्टेंट्स लो या प्रोडक्ट्स लो, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है। परफेक्ट है, सबको क्लियर है ये चीज? 110%। प्लीज मेक श्योर कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लें। एंड आई गिव यू द स्क्रीन फॉर 10 seconds, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में जूम इन करके देख लेना, क्लियर ही आएगा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। यस विश्वा, व्हाट्स योर डाउट बच्चे? सर ये 6th वाला एक बार फिर से बताओ ना, दूसरा एग्जांपल। सिंपल इजी बच्चे, मैं रिएक्टेंट गोइंग टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गोइंग टू रिएक्टेंट, यही तो रिवर्सिबिलिटी होती है ना, यही तो रिवर्सिबिलिटी होती है एक रिएक्शन के अंदर, यही रिवर्सिबिलिटी होती है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, तो इक्विलिब्रियम बोलता है कि भाई मैं रिएक्टेंट की तरफ से भी आ सकता हूं और मैं प्रोडक्ट की तरफ से भी अचीव हो सकता हूं। मतलब आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करो तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करो तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम N2O4 तो भी उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा। आपको लग रहा है कि अच्छा इक्विलिब्रियम N2O4 की तरफ से आया है, नहीं, आप NO2 से स्टार्ट करो तो भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा, कलर चेंज दिखेगा। कलर चेंज क्यों दिख रहा है? क्योंकि NO2 जो है वो N2O4 बनाना शुरू किया होगा ना, कलरलेस होना शुरू हुआ होगा, तभी तो वो डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ कलर। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। यस 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 हृदय, परफेक्ट सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी है, परफेक्टली राइट कह सकते हो आप। ठीक है, इज दैट क्लियर? यही है, इस पॉइंट का मतलब ही यही है। 100% क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई। इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, फाइनली दिमाग में बैठना शुरू हुआ है। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फाइनली सर समझ में आया है। इक्विलिब्रियम किस चीज पे डिपेंड करता है वो भी हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमें अनरिवील करना था वो तो ये था कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट्स से H2 + I2 गोइंग टू HI, मैं बोल रहा हूं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? तो सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा? जब मैं 100% से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या ये 70-30 पे आएगा, क्या ये 45-55 पे आएगा, क्या ये 30-70 पे आएगा? कब आएगा सर, कब आएगा इसका इक्विलिब्रियम? तो मैं बोलता हूं कि ये स्टडी सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हो सकती है। तो आप बोलोगे सर तो फिर इस चैप्टर का बेसिस क्या है? इस चैप्टर का बेसिस ये है कि एक बार एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है एक रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये वो वैल्यू है
जो आपको बताती है कि इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे अचीव होगा, 70% पे होगा, 30% पे होगा, 60% पे होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी। करेक्ट। लेकिन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्वांटिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या सीखना पड़ेगा? क्वांटिफिकेशन। अब आपके न्यूमेरिकल्स यहां से एक्टिवेट होने शुरू हो रहे हैं। अभी तक थ्योरी चल रहा था, अब न्यूमेरिकल पर्पस शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब आप फॉर्मूलास को कंसेप्ट लेवल पे समझ लेते हो ना, तो आपको न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं आएगा। टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ मैं आपको बता दूं, ये लॉ आपको 12th स्टैंडर्ड के एंड तक, 12th स्टैंडर्ड के एंड तक हॉन्ट करता रहेगा। कोई ना कोई चैप्टर में आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता ही रहेगा। ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड में आप मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ भी हो तो भी मैं वहां पर यही बोलूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज क्लास 11th की नोटबुक्स को टेयर आउट मत कर देना कि भाई 11th खत्म, फेंक दो नोटबुक्स, ऐसा मत कर देना। These notes are going to be your base for class 12th. करेक्ट है? सिंपल है। चलो, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये लॉ दिया किसने। दो इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट जिनका नाम था कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग। अच्छा, आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना है गुल्डबर्ग एंड वागे। गुल्डबर्ग एंड वागे, नाम था पीटर वागे, लेकिन उनको हम वागे बोलते हैं। अच्छा, गुजराती इन द हाउस, तो ऑलरेडी हंसना शुरू हो गया। वागे सर ये क्या है, बज रहा है वो ओके ग्रेट। तो भाई पीटर वागे फॉरेन साइंटिस्ट है भाई, इनके ठाट बाट अलग ही होते हैं, इनके सरनेम्स वगैरह अलग लेवल पे होते हैं, है ना। न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़े इंटरेस्टिंग सरनेम्स होते हैं इनके, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। गुल्डबर्ग एंड वागे, टू साइंटिस्ट जिन्होंने 1864 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस लेके। मेरे पहले सुन लो फिर लिखना, डोंट वरी, पहले सुन लो। इन दोनों ने बहुत स्टैंडर्डाइज कंडीशंस के अंदर लेबोरेटरी स्केल पे बहुत सारे रिएक्शंस किए, नॉट 1000, नॉट 10,000, बट लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिएक्शंस किए होंगे इन्होंने, टू कम टू लॉ, टू कम टू देयर लॉ। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लॉ जो है वो कभी भी एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट या 4 एक्सपेरिमेंट पे नहीं दिया जाता। You have to perform thousands and thousands variable experiments. ऐसा नहीं एक ही रिएक्शन के ऊपर काम करते गए, रिएक्टेंट्स चेंज किए, प्रोडक्ट्स चेंज किए, प्रोडक्ट्स बनने वाले क्या थे वो स्टडी किए, बहुत सारा स्टडी किया इन्होंने, एंड दे केम टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। दे केम टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था, दे गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशन। नाउ दिस इज द हैशटैग पॉइंट फॉर दिस स्लाइड। They gave the quantitative relationship between the rate of the reaction and the active masses of the reacting substance. ध्यान से सुन लो, उन्होंने बोला अगर एक रिएक्शन है A plus B going to AB, प्लीज देखो सिंगल एरो है, मतलब ये कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। डबल एरो लगाऊंगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ ट्राई एंड कंसंट्रेट। वो बोले कि अगर इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, इस रिएक्शन के रेट को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को। किसको जाता है? इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को। सर कैसे पता चला? अभी मैंने बताया, thousands and thousands of experiments। एक रिएक्शन लिया, उनके कंसंट्रेशन को चेंज किया, उससे एक सेट ऑफ वैल्यूज मिला, दूसरा रिएक्शन लिया, चेंज किया, तीसरा रिएक्शन लिया, चेंज, एंड thousands of experiments, not stopping. And that is where they came to a very very interesting law. क्या बोला उन्होंने लॉ में? उन्होंने बोला that the rate of chemical reaction
The rate of chemical reaction is proportional to, is proportional, not equal, ध्यान देना, is directly proportional to the product of active masses, the product of active masses of each reactant species, of each reactant species. अब मैंने अगर उसको अलग कलर दिया है और अगर मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूं उस येलो कलर वाले पार्ट पे, तो आप समझ गए होंगे कि ईच रिएक्टेंट स्पीशी का कुछ तो मतलब है सर, यहां पर है ना, कुछ तो मतलब है। क्या मतलब है? नहीं छोड़ूंगा भाई, टेंशन मत लो, नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं किसी भी डाउट में नहीं छोड़ूंगा। बट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम, करेक्ट है। एक रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पे उसका जो रेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे डिपेंड करता है। तो किसी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, सर एक्टिव मास बार बार बोल रहे हो, ये है क्या? एक्टिव मास है क्या चीज ये? तो भाई बताते हैं, टेंशन मत, सब्र करो, एक्टिव मासेस बताएंगे, कुछ बड़ी कहानी नहीं है उसके पीछे, विल टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताते हैं कि इन्होंने क्या बोलना चाहा। ठीक है, चलो लिख लिया, ले लिया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो, गुड है। चलो लेट्स गो अहेड। मैथमेटिकली इनके लॉ को मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, इनके लॉ को मैं बताने जा रहा हूं, प्रूव नहीं बताने जा रहा हूं। इन्होंने बोला अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी गोइंग टू ए बी, ध्यान से सुन लो, पहले देख लो फिर लिखना, A प्लस बी गोइंग टू ए बी। ये बोला कि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है, that is directly proportional to the active mass of A into active mass of B। क्यों? क्योंकि यहां A का एक ही मॉलिक्यूल है या एटम है, और B का भी एक ही मॉलिक्यूल है या एटम है। ऐसे ही उन्होंने बोला अगर आपके पास एक रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ A प्लस बी गोइंग टू A टू B, सपोज करो रिएक्शन ऐसा है, बैलेंस करने के बाद आपके रिएक्टेंट के आगे एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया है, तो बोला यहां पर देखो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी इज गोइंग टू ए टू बी, लिख सकता हूं ना? आई कैन राइट डाउन दिस एज दिस ना, हाँ कि ना? अब याद करो मैं येलो के ऊपर कितना एम्फेसिस दे रहा था, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच रिएक्टेंट स्पीशीज एक्टिव मास। ईच रिएक्टेंट स्पीशी मतलब अगर यहां पर ए के दो एटम्स हैं तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, वो ए के अगर दो एटम्स है तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, ये एक्टिव मास ऑफ ए है, ये भी एक्टिव मास ऑफ ए है। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ए का स्क्वायर इनटू बी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एक्टिव मास ऑफ ए जो है वो तो सेम ही होगा ना, एक रिएक्शन के अंदर दोनों एटम्स ऑफ ए ही हैं, तो उन दोनों का एक्टिव मास तो सेम ही होगा। तो एक्टिव मास ऑफ ए, उसको क्या मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर, हाँ कि ना? गिव मी अ थम्स अप, कैन आई राइट डाउन दिस एज ए का स्क्वायर? जल्दी 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 फटाफट, तो हम आगे बढ़े। 100% सब लोग हैं अपने साथ? अब ध्यान से ट्राई एंड कंसंट्रेट ओवर हियर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो वो बोला कि अगर आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है समथिंग लाइक दिस, N1A प्लस N2B गोइंग टू N3C प्लस N4D, तो बोला कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2, लिख सकते हैं ना? A के N1 एटम्स है, B के N2 एटम्स है, और हर एक स्पीशी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो A टू द पावर N1 B टू द पावर N2, rate of any given reaction is proportional to the product of
active masses of the reactants raised to power their stoichiometric coefficient. This was the modified statement of law of mass action. आ रहा हूं मैं उस स्टेटमेंट पे भी आ रहा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन यहां पर अब हमें इसको क्वांटिफाई करना है ना। क्वांटिफाई करने के लिए मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना पड़ेगा, और मेरे मैथ्स वाले बच्चे और मेरे बायो वाले बच्चे ये सब जानते हैं कि जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी में बदलता है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट नोन एज, व्हाट इज दैट नोन एज, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, अभी ध्यान देना, इसको मैं स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये किसका कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन का कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम आया रेट कांस्टेंट। क्या नाम आया मेरे बच्चे, रेट कांस्टेंट। और अगर इस रेट कांस्टेंट को मुझे डिफाइन करना है तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय a टू द पावर n1 b टू द पावर n2। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक्टिव मास 1 कर दूं, इसका भी एक्टिव मास 1 कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। तो बस यही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, देखो यही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, भाई साहब ये ध्यान देना, at a given temperature may be defined as the rate of the reaction when the concentration of each of the reactants is unity। अच्छा, ये कंसंट्रेशन की जगह पे आप अभी के लिए वर्ड लिखो एक्टिव मास, अभी के लिए वर्ड लिखो एक्टिव मास। ये कंसंट्रेशन कब होगा वो मैं अभी बता रहा हूं, 2 ही मिनट में बता रहा हूं। बोलो समझ में आया यहां तक, हाँ कि ना? Give me a thundering thumbs up, जल्दी करो, we have 2 to 3 minutes left with us। तो भाई अपने को वो चीज क्लियर करनी है, सो प्लीज। और फिर इसी को लेते हुए आपका मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या बोलता है, वो बोलता है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of the reactants with each term, concentration term मत लिखो, with each term raised to the power of their stoichiometric coefficient। इस चीज को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि जब आप घर पे बैठ के नोट्स बना रहे हो तो आपको याद आए कि सर यहां पर बोल क्या रहे थे, है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि सर बहुत हो गया, हम सैचुरेट भी हो चुके हैं, तो फटाफट से बता दो कि एक्टिव मास क्या होता है, नहीं तो हमारा शॉटगन निकलने ही वाला है और हो सकता है कि हम पीसी में से आपको उड़ा दें, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं डरता रहता हूं, कोई भी मेरी सुपारी निकाल सकता है, क्योंकि सर बहुत तंग करते हैं क्लास के अंदर, है ना। पर ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना, प्लीज माफ कर देना मेरे को। मैं आपको समझा देता हूं एक्टिव मास क्या, व्हाट इज एक्टिव मास। तो एक बच्चे ने मेरे को एक्टिव मास ऑलरेडी चैट बॉक्स में डिफाइन किया हुआ है, एंड इज परफेक्टली राइट। Active mass is defined as that mass of the reactant which is actively participating in the reaction। ये आप क्लास 12th में जाके सीखोगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, कि अगर आप रिएक्टेंट का 100 ग्राम ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 100 ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा, और जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 100 ग्राम जो है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, हो सकता है इसमें से सिर्फ 70 ग्राम ही पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है इसमें से सिर्फ 60 ग्राम ही पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 100 ग्राम्स, लेकिन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, दैट इज आइदर 70 ग्राम या आइदर 60 ग्राम्स। हाँ कि ना, समझ में आया। सर क्या सर मजाक कर दिया आपने हमारे साथ, एक्टिव मास बोले जा रहे थे, कुछ था ही नहीं एक्टिव मास में। हाँ, डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बट
जिस चीज में है वो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट स्पीशीज के एक्टिव मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। डिफरेंट स्पीशीज के लिए एक्टिव मासेस इन अ गिवन रिएक्शन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. सो फॉर डिफरेंट स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन एक्टिव मासेस आर कैलकुलेटेड डिफरेंटली. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. अगर आपके रिएक्शन में कहीं पे भी एक्वस स्पीशी है, देखो अरे भाई मैं कलर कोडिंग का पूरा फायदा उठाता हूं. एक्वस सॉल्यूशन मोलर कंसंट्रेशन ध्यान में आना चाहिए. व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन इज मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. याद है चैप्टर नंबर 1? अरे भाई उस चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. और उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई स्टोइकियोमेट्री नामक चीज को उधर ही क्लियर कर लो, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री आपको 12th स्टैंडर्ड छोड़ो, इंजीनियरिंग छोड़ो, जब आप लाइफ में कहीं पे चले जाओगे वहां पर भी तंग करेगी. एवरीवेयर इट इज गोइंग टू कम, नॉट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री बट इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ बायो. आप डॉक्टर्स बन रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, तो कितने रेशो में कौन सी मात्रा डालनी है वो पता होना चाहिए ना. वही तो स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री क्या था? कैलकुलेशन ऑफ द मासेस, मेजरमेंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, एलिमेंट मेजरमेंट. याद है स्टोइकियोमेट्री? तो बस उसी चीज को याद रखो और बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा के रखो. बुकिश मत बनो मेरे बच्चे. बुकिश बन जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए. 11th 12th में तो खास करके बुकिश बन गए तो प्रॉब्लम. अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी स्पीशी कौन सी होती है? गैसेस. गैसेस स्पीशीज अगर आती है एक रिएक्शन में, इफ देयर इज अ गैसेस स्पीशी, तो उसका एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है और पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है. याद है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ये पढ़ चुके हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द मेजरमेंट ऑफ द गैस, है ना. और उसी के बेसिस पे एक लॉ भी पढ़ चुके हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. याद है? याद है कि नहीं? आइडियल गैस लॉ बोलते हैं इसको. इस लॉ को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू आरटी. क्या ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस. तो एक चीज ध्यान रखना कि एक गैसियस स्पीशी का आप मोलर कंसंट्रेशन भी ले सकते हो और आप उसका पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो. क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करके हम गैसेस के लिए इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ फैक्टर ऑफ आरटी. वो मत भूलना, विद अ फैक्टर ऑफ आरटी. सो ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? गैसेस के लिए. क्या ये एक्वस के लिए पॉसिबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि एक्वस स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर नहीं होता, उनका तो मोलर कंसंट्रेशन होता है. देयर इज नो पार्शियल प्रेशर. आप लिक्विड्स का प्रेशर थोड़ी गिनते हो. आर यू गेटिंग? हृदय ने हमको स्टार्टिंग में बोला था सर एक्वस स्पीशीज भी तो लिक्विड ही हुए, है कि नहीं? करेक्ट है. तो एक्टिव मासेस, कितना एक्वस स्पीशी पार्टिसिपेट कर रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मोलर कंसंट्रेशन ही लेना पड़ेगा. कितना गैस रिएक्ट कर रहा है वो हम देख सकते हैं उसके चेंज इन प्रेशर, एंड वो हम देख सकते हैं उसके चेंज इन कंसंट्रेशन से, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. बोलो यहां तक कहानी क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर? सरप्राइज एलिमेंट देता हूं. सर अभी भी 2 स्टेट्स बाकी हैं. कौन कौन से बाकी हैं? कौन कौन से बाकी हैं 2 स्टेट्स? सर सॉलिड एंड लिक्विड. आपके लिए खुशखबरी ये है कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का एक्टिव मास इज टेकन एज यूनिटी. उसको 1 लिया जाता है. उसको 1 लिया जाता है. कब तक? जब तक वो गैसेस या एक्वस स्पीशीज के प्रेजेंस में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक रिएक्शन लिया CaCO3 सॉलिड गोइंग टू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो मैं बोलूंगा इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा. इन कंपैरिजन टू, इन रिलेटिव टू CO2 गैस. अगर ये CO2 गैस यहां नहीं होती तो फिर मैं इसका एक्टिव मास 1 नहीं कर सकता था. बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप गूगल भी कर सकते हो. चलो मैंने आपको
ये भी एक दिया कि आप गूगल भी कर लेना कि आप एक ऐसा रिएक्शन ढूंढ के लाओ जिसके अंदर सारे स्पीशीज सॉलिड हो। एक ऐसा रिएक्शन ढूंढ के लाओ जिसके अंदर सारी स्पीशीज सॉलिड हो। नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। यू विल नॉट बी एबल टू। चैलेंज, गूगल कर लो, गूगल पे बहुत बिलीव है ना आपको, चलो गूगल कर लो। You will not be able to find out a reaction in which all the species are in solid state. नहीं है। आपको किसी एक स्पीशी को रिएक्शन करने के लिए किसी एक स्पीशी को या तो लिक्विड करना पड़ेगा, या एक्वस करना पड़ेगा, या गैस करना पड़ेगा, या सॉलिड करना लिक्विड करना पड़ेगा। You cannot react two solids and you cannot produce a solid. है ना? You cannot produce a solid by reacting two solids. Not possible. Challenge. If you accepted, get back to me in the next class. Clear है भाई? मेरे को थम्स अप दे दो यहां तक। 100% क्लियर है, श्योर है, मजा आया आज की क्लास में, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अब इसी क्लास के मैं यहीं से पिकअप करूंगा आपका एक वीडियो लेक्चर। जस्ट आफ्टर यू फिनिश योर लेक्चर आपका एक वीडियो लेक्चर अपलोड होगा आपकी क्लास में। यहीं से मैं शुरू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया गया ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तक हम किस पे कर रहे थे? इररिवर्सिबल रिएक्शन पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे मेरे बच्चे? इररिवर्सिबल रिएक्शन पे। अब हम उसको करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? रिवर्सिबल रिएक्शन। जस्ट गिविंग यू अ हिंट, डिटेलिंग मैंने आपके वीडियो के अंदर किया हुआ है। जस्ट एक क्लिफ हैंगर लेके जाओ ताकि जब आप वीडियो देखो तो एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ सर ये बोल तो रहे थे। मैं अगर एक जनरल रिएक्शन लूं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लूं, समथिंग लाइक दिस, ध्यान से प्लीज गिव मी 2 more minutes, just 2 more minutes। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माय रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू kf into a to the power n1 b to the power n2। I can write this now, I can write this law of mass action के रिस्पेक्ट में मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मेरे रिएक्टेंट्स कौन है? a और b। और ऐसे ही जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन देख रहा हूं, ध्यान से देखना, जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन देख रहा हूं तो c और d मेरे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन देख रहा हूं तो c और d, तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू kb into c to the power n3 d to the power n4। लॉ ऑफ मास एक्शन से ये दोनों स्टेटमेंट लिखी जा सकती हैं। अब कोई मुझे बताएगा इक्विलिब्रियम पे क्या ये होता है कि नहीं होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है कि नहीं होता है? अगर यहां पर LHS इक्वल है तो क्या मैं RHS को इक्वेट कर सकता हूं? तो जब मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास एक रिएक्शन आता है KF a to the power n1 b to the power n2 is equals to KB c to the power n3 d to the power n4। अब ये एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट्स को एक साइड ले गया और वेरिएबल्स को एक साइड ले आया। मैथ्स का सिंपल रूल है ना, कांस्टेंट्स को एक साइड कर दो, वेरिएबल्स को एक साइड कर दो। तो KF by KB is equals to c to the power n3 d to the power n4 divided by a to the power n1 b to the power n2। ये कांस्टेंट इन दोनों से बनने वाला एक इंटरेस्टिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। What is equilibrium constant? It is the ratio of the product of active masses of products to the active masses of reactants raised to power their stoichiometric coefficient. That's it. That's all for today. I will leave a cliffhanger. ऐसा एक लॉ आपके सामने बनता हुआ नजर में आएगा in your video lecture. Take care of yourself. Be safe. Bye bye. Keep smiling. Take care.